हेलो बैंकर्स, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जेआईबी सीआईबी वाला पर। ये सेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज सेशन है जिसके तहत हम आपके लिए सीआईबी एग्जाम से संबंधित पेपर 3 सीआईबी एबीएफएम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। आज क्लास 8 है, डिस्कस कर रहे हैं समय सीआईबी एबीएफएम मॉड्यूल ए द मैनेजमेंट प्रोसेस। और आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक लेकर हाजिर हैं। ये टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस की बात करते हैं तो वो कई मायनों में हो सकता है। वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं, नए कल्चर से संबंधित ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चेंजेस से हो सकते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस से जुड़ी हुई चीजें हो सकती हैं। लेकिन जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन इन चेंजेस से गुजरता है तो पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है। डे टू डे एक्टिविटीज में बदलाव आते हैं, स्किल्स में चेंजेस आते हैं। क्या इन चेंजेस के साथ ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉइज इजी टू हैंडल होते हैं, इजी टू अडॉप्ट होते हैं, या फिर इनमें दिक्कतें आती हैं? इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस प्रकार के चेंजेस करने से पहले ऑर्गेनाइजेशन में, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, इन चीजों के बारे में टीम्स को, एम्प्लॉयज को प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना जरूरी है, और इन चेंजेस को एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से एक तरह से एडजस्ट करना बहुत जरूरी है। तो आज के दिन हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के बारे में। होता क्या है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, सबसे पहले इसको समझते हैं। लेकिन थोड़ा सा बेसिक बातें, आपके सीआईबी एबीएफएम में टोटल 4 मॉड्यूल हैं। इस समय हम मॉड्यूल 8 डिस्कस कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से थ्योरेटिकल है। द मैनेजमेंट प्रोसेस कंप्लीट थ्योरेटिकल मॉड्यूल है और एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आते हैं। बस थोड़ा सा वास्ट सिलेबस है इसका, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, और नंबर ऑफ यूनिट्स की संख्या 6 है। लेकिन हर एक फंक्शन जो मैनेजमेंट का है उसमें थोड़ा सा इन डेप्थ जाकर आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मेरा ये कहना है कि अगर अभी से आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो चीजें आपके लिए काफी आसान हो जाती हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस के साथ। ये होता क्या है, देखिए। ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस की जब बात करते हैं, ये जो टर्म है, इसका मतलब है कि द एक्शंस दैट आर टेकन बाय ए कंपनी और बिजनेस टू मॉडिफाई अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ देयर ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब बात करते हैं तो उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं। उसके ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस की बात करें, स्ट्रक्चर की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, या कल्चर की बात करें। अब ये डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, पहलू हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का मतलब है ऐसे एक्शन जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी बिजनेस, किसी कंपनी के द्वारा लिए जा रहे हैं, इन एस्पेक्ट्स में मॉडिफिकेशन से संबंधित, इन एस्पेक्ट्स में बदलाव से संबंधित। ठीक है, ये जो एस्पेक्ट्स हैं इनके अंतर्गत क्या क्या चीजें आ सकती हैं? कंपनी का कल्चर हो सकता है, ये टेक्नोलॉजी हो सकती है, ये उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, ये उसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और साथ साथ में इट मेक्स यूज फंक्शंस ऑफ देयर इंटरनल प्रोसीजर्स। ये आपके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल प्रोसीजर से संबंधित चीजें भी हो सकती हैं, डे टू डे एक्टिविटीज के अंतर्गत भी आ सकती हैं। इन सब की बात कर रहे हैं हम लोग। द ट्रांजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। अब समझिएगा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ट्रांजिशन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, पहले किस तरह से वो ऑपरेट कर रहा था और नया कल्चर क्या है। ठीक है जी, द ट्रांजिशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर इज मेंट बाय द टर्म ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। तो ये तो थ्योरेटिकल पोर्शन है, आप समझ चुके हैं। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का मतलब केवल होल ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि उसके कल्चर में बदलाव आ रहा हो, उसके टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हो, उसके स्ट्रक्चर में, उसके प्रोसेस में, उसके फ्रेमवर्क में। ठीक है, तो इस प्रकार के कई बदलाव हो सकते हैं। लेकिन जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस से गुजरता है तो ऑर्गेनाइजेशन जो मैनेजमेंट होता है वो उन चेंजेस को बहुत ही सिस्टमेटिक वे में करना चाहता है। इसके लिए कई बार वो डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स का इस्तेमाल करते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर मॉडल्स हैं मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत। आज उनमें से एक मॉडल के बारे में हम चर्चा करेंगे, और वो मॉडल है मैकेंसी 7S मॉडल, जो कि वेल नोन और बहुत ही पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस मॉडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आज की क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। शुरुआत करते हैं मैकेंसी 7S मॉडल से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर। तो मैकेंसी 7S मॉडल की बात करें, वन ऑफ द फ्यू मॉडल्स जो अभी भी एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे मॉडल्स आए और चले गए, लेकिन जब हम मैकेंसी 7S मॉडल की बात करते हैं तो ये वो मॉडल है दैट हैज मैनेज्ड टू रिमेन रेलेवेंट इवन एज अदर्स हैव कम एंड गॉन आउट ऑफ स्टाइल। इसे क्या बोलते हैं? मैकेंसी 7S फ्रेमवर्क। इट वाज डेवलप्ड बाय कंसल्टेंट्स वर्किंग फॉर मैकेंसी एंड कंपनी। अब देखिए, मैकेंसी एंड कंपनी थी, उसके अंतर्गत जो कंसल्टेंट्स काम कर रहे थे उनके द्वारा इस मॉडल को डेवलप किया गया लेट 1970s में।
इस मॉडल के अंतर्गत कुल मिलाकर कितने स्टेजेस आते हैं? 7 स्टेजेस आते हैं और फेजेस आते हैं जो कि चेंजेस को मैनेज करते हैं। यानी कि जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने की बात करेंगे तो हम इन मॉडल्स की मदद लेते हैं, इन मॉडल्स को एक तरह से रेफरेंस के तौर पर देखते हैं और इन मॉडल्स में जो बातें बताई गई हैं उन चेंजेस को उस प्रकार से लाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम मैकेंजी 7S मॉडल की बात करें तो इसके अंतर्गत 7 स्टेजेस के बारे में जानकारी दी गई है, 7 फेजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है, और वो 7 स्टेजेस क्या है? उन 7 स्टेजेस को बताने से पहले हम एक जनरल एग्जांपल लेते हैं किसी भी कंपनी का। अब ये कंपनी है, कंपनी जब भी कोई कंपनी, अब जैसे ये कंपनी है M&M, इस कंपनी को हमने इस्टेब्लिश किया। जब इसे इस्टेब्लिश किया जाता है तो भाई ये कंपनी अपने कुछ गोल डिसाइड करेगी, है ना, गोल डिसाइड करेगी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो इस्टेब्लिश हो रही है उसका कुछ ना कुछ गोल होगा। अब इस गोल को अचीव करने के लिए ये अपना एक लॉन्ग टर्म प्लान तैयार करती है। इसे क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजी। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटेजी। आप मैनेजमेंट के पहले फंक्शन को क्या पढ़ते हैं? प्लानिंग। प्लानिंग शॉर्ट टर्म और मिड टर्म एक्शन और एक्टिविटीज के बारे में बताता है और उन शॉर्ट टर्म एक्शन और एक्टिविटीज की मदद से ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रेटेजी को अचीव करना चाहता है, स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करना चाहता है और गोल्स को अचीव करना चाहता है। ठीक है, तो यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित अगर हम कोई बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले स्ट्रेटेजी पर फोकस करना जरूरी है, उस स्ट्रेटेजी में चेंजेस लाने जरूरी है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ मैकेंजी 7S मॉडल इज द स्ट्रेटेजी। ऑर्गेनाइजेशन को अपनी स्ट्रेटेजी को बदलना पड़ता है। अब अगर वो स्ट्रेटेजी में चेंजेस ला रहा है, क्योंकि स्ट्रेटेजी कैसी होती है? स्ट्रेटेजी होती है फ्लेक्सिबल। ये फ्लेक्सिबल होती है, एक ब्रॉडर और हाई लेवल अप्रोच होता है। अगर हम स्ट्रेटेजी में चेंजेस ला रहे हैं तो कंपनी को अपने स्ट्रक्चर में बदलाव करना पड़ेगा उस स्ट्रेटेजिक बदलाव को इंप्लीमेंट करने के लिए। स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बदलाव होगा तो कंपनी जो सिस्टम, यानी कि कंपनी के अंतर्गत जो डे टू डे एक्टिविटीज हैं, डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं, इनमें चेंजेस आएंगे। यानी कि जो भी टास्क मैनेज किए जाते हैं डे टू डे एक्टिविटीज में, उन टास्क को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे परफॉर्म करना है, उन एक्टिविटीज में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में जब भी हम कोई बदलाव लाते हैं तो सबसे बड़ा बदलाव जो है वो उसकी स्ट्रेटजी का होता है। सबसे पहला उसके स्ट्रक्चर, उसके डे टू डे एक्टिविटीज, और ये जो भी बदलाव आ रहे हैं, जैसे लीडरशिप में चेंजेस ला रहे हैं, तो इन चेंजेस को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज किस तरह से अडॉप्ट कर रहे हैं, इसे बोलते हैं स्टाइल। क्या बोलते हैं? स्टाइल। तो शुरुआत यहां से होती है, शुरुआत यहां से होती है। जब हम किसी कंपनी के स्ट्रेटजी में चेंजेस लाएंगे, कंपनी का काम करने का जो उसका प्रक्रिया है, जो उसकी सोच है, उसमें जब बदलाव, वो देखने में दिख जाएगा आपको, एक बड़ा चेंज होता है, वो आपको विजिबल होगा। ठीक है, उसका स्ट्रक्चर जब चेंज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का तो वो आपको विजिबल है। डे टू डे एक्टिविटीज में जब बदलाव देखने को मिलेगा वो विजिबल है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं हम लोग हार्ड एस। क्या बोलते हैं? हार्ड एस। हार्ड एस का मतलब आप, ये टेंजिबल है, ये बदलाव चेंजेस जो हैं ये आपको देखने में दिख जाएंगे। और जो बाकी आपके 4 एस हैं वो सॉफ्ट एस की कैटेगरी में आते हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं सबसे पहले हम किससे? 7 स्टेजेस ऑफ मैकेंजी 7S मॉडल। पहला है आपका स्ट्रेटेजी। कंपनी स्ट्रेटेजी, कंपनी की जो स्ट्रेटेजी होती है वो क्या है? कंपनी का गेम प्लान। इट डिवाइडेड टू ओवरकम इट्स राइवल्स। अपने राइवल्स, अपने कंपटीटर्स को कैसे वो पिछाड़ना चाहते हैं, कैसे पीछे करना चाहते हैं, कैसे उसे कंपीट करना चाहते हैं। अकॉर्डिंग टू मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क, दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ चेंज एंड इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर फ्यूचर प्लान। तो जो भी आपके फ्यूचर प्लान है उसमें स्टेप बाय स्टेप चेंजेस कैसे लाएंगे आप। तो स्ट्रेटजी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैकेंजी 7S मॉडल। द सेकंड वन इज द स्ट्रक्चर। आपने अपने स्ट्रेटजीज में चेंजेस किए, स्टेप बाय स्टेप फ्यूचर प्लान को कैसे आप अचीव करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, लेकिन उन चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर इज द स्टेज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस मॉडल दैट
pertains to the division of organization और द स्ट्रक्चर इट फॉलोज। तो ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कैसे डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है जी, कैसे ऑर्गेनाइजेशन जो स्ट्रक्चर है उसमें डिवीजन किया जा रहा है, ऐसे कैसे सेग्रीगेट किया जा रहा है। द थर्ड वन इज द, मैं आपको बताया, थर्ड वन इज द सिस्टम। दिस स्टेज इज रिलेटेड टू द मैनर इन विच द डे टू डे एक्टिविटीज आर कैरिड आउट इन ऑर्डर टू कंप्लीट अ टास्क। किसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो डे टू डे एक्टिविटीज होती हैं उनमें क्या बदलाव है, एंड इट फोकसेस ऑन हाउ द टास्क इज कैरिड आउट। अब देखिए ये तो तीन चीजें क्या हो गई, ये तीन जो चीजें पढ़ी आपने इनको हम हार्ड एस के अंतर्गत रखते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, हार्ड एस। अब जो शुरुआत हो रही बातें वो हो रही हैं सॉफ्ट एस की बातें। हर ऑर्गेनाइजेशन जब स्टैब्लिश होता है तो उसकी कुछ अपनी वैल्यूज होती हैं, कुछ प्रिंसिपल, कुछ फाउंडेशंस होते हैं जिस पर वो टिकी होती है। तो वैल्यूज दैट आर शेयर्ड वैल्यूज आर द फंडामेंटल और प्राइमरी प्रिंसिपल दैट एन ऑर्गेनाइजेशन बेसिस इट्स ऑपरेशन। उसके ऑपरेशन उसी पर आधारित होते हैं। एंड डिसीजंस ऑन इन ऑर्डर टू फंक्शन इफेक्टिवली। स्टाइल, व्हाट इज स्टाइल? स्टाइल जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें ऑर्गेनाइजेशन कैसे अडॉप्ट कर रहा है। स्टाइल रिफर्स टू द मैनर इन विच changes in leadership and organizational structure are accepted or put into effect। किस तरह से इन बदलावों को ऑर्गेनाइजेशन में एक्सेप्ट किया जा रहा है और कैसे ये बदलाव एक तरह से इंप्लीमेंट हो रहे हैं। क्या इनके खिलाफ कोई विरोध हो रहा है, क्या आपको इनके खिलाफ कोई एक तरह से एक्टिव और पैसिव रेजिस्टेंस देखने को मिला ऑर्गेनाइजेशन में। इन सब चीजों को नोटिस करना जरूरी होता है, ठीक है। अगली बात, द सिक्स्थ वन इज द स्टाफ। देखिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जब हम चर्चा करते हैं तो स्टाफ फ्यूल की तरह होता है जो किसी गाड़ी को रन करता है। फ्यूल खत्म, ऑर्गेनाइजेशन, गाड़ी बंद। तो स्टाफ पर फोकस करना बहुत जरूरी है। स्टाफ को आप वर्कफोर्स भी बोल सकते हैं, एज अ वर्कफोर्स के तौर पर देखिए या किसी इंडिविजुअल एम्प्लॉय के तौर पर देखिए, ठीक है। द टर्म स्टाफ कैन रिफर ईदर द वर्कफोर्स एज अ होल और इंडिविजुअल एम्प्लॉइज एज वेल एज देयर इंडिविजुअल कैपेसिटी फॉर वर्क, ठीक है। तो वो किस फील्ड से संबंधित है, क्या उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका कैलिबर क्या है, ये सब चीजें। इसके अलावा ये तो उसकी कोर कंपिटेंसी होगी ना। कोर कंपिटेंसी के अलावा एम्प्लॉयज के पास कुछ एक्सटर्नल, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स भी होती हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन उन स्किल्स को डेवलप करता है जैसे कि हर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द गोल बेहतर रहे। स्किल्स, द एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पोजेस अ वैरायटी ऑफ स्किल्स इन एडिशन टू देयर कोर कंपिटेंसी विच आर डिस्क्राइब्ड हियर। यहां पर उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो आपने यहां पर कुल मिलाकर 7S के बारे में पढ़ लिया है। 7S के बारे में पढ़ने के साथ साथ में आपको यहां पर जो वैकेंसी 7S स्टेज है इसमें हम दो कैटेगराइजेशन बना रहे हैं। एक हार्ड एस है, हार्ड एस, और एक होता है सॉफ्ट एस। एक क्या होता है, सॉफ्ट एस। हार्ड एस और सॉफ्ट एस क्या है? हार्ड एस ऐसे स्टेजेस हैं जहां पर जो भी कोई बदलाव आ रहा है तो वो विजिबल है, वो टेंजिबल, आप देख पाएंगे उस चेंजेस को। मैंने क्या बताया, स्ट्रेटेजी में कभी ऑर्गेनाइजेशन कोई चेंज करेगा तो वो विजिबल होगा, वो देखने को आसानी से आप उसे फील कर सकते हैं। स्ट्रक्चर में चेंजेस होगा वो भी विजिबल है आपके लिए। सिस्टम में बदलाव, डे टू डे एक्टिविटी में चेंजेस, जैसे कि पहले एक टाइमिंग फिक्स था कि ऑर्गेनाइजेशन में 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक काम होता है। अब यहां पर बोला गया कि नहीं, अब हम चाह रहे हैं कि एम्प्लॉइज को फ्लेक्सिबिलिटी मिले, जैसे वो और अपना 100% दे पाए। अब किसी एम्प्लॉय को 8 घंटे देने तो वो 12 बजे आए, 8 बजे जाए। कोई एम्प्लॉय चाहता है कि वो सुबह 10 बजे आएगा तो वो 6 बजे तक काम करेगा। तो ये क्या है, ये उसके डे टू डे एक्टिविटीज में जो चेंजेस आ रहे हैं। जब सॉफ्ट की बात करते हैं तो वैल्यूज दैट आर शेयर्ड, यानी शेयर्ड वैल्यूज दैट आर शेयर्ड। जब भी कोई एम्प्लॉय ज्वाइन करता है ना तो उसको ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडेशंस, प्रिंसिपल्स, इनके बारे में बताया जाता है। स्टाइल, स्टाफ, स्किल, ये क्या है, ये सॉफ्ट एस है। अब देखिए आप बोलेंगे सर स्टाफ कैसे सॉफ्ट एस में आ गया? स्टाफ जो भी चेंजेस आ रहे हैं स्टाफ के द्वारा उन चेंजेस को इजीली अडॉप्ट किया जा रहा है।
अब ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे एम्प्लॉय एक ही जैसे हैं, सबके बिहेवियर अलग है। कुछ लोग समझ पाएंगे कि हाँ ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, कुछ नहीं समझ पाएंगे, वो रेजिस्टेंस शो करेंगे। आमतौर पर देखते हैं जब सरकारी संस्थाओं में कोई बदलाव होता है इस प्रकार का तो बहुत विरोध होता है। क्यों? क्योंकि हम एक सिस्टम में ढल चुके हैं, हमें बदलाव पसंद नहीं, लेकिन बदलाव नियम है और ये हमेशा हो। ठीक है साथियों, तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस और इससे संबंधित मैकेंसी 7S मॉडल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम हमने डिस्कस किया। अब हम बात कर रहे हैं आपके सीआईबी एग्जाम के वन स्टॉप सॉल्यूशन के बारे में। सीआईबी एग्जाम टफ माना जाता है क्योंकि पेपर्स की संख्या ज्यादा है, 4 मेन पेपर और 1 इलेक्टिव पेपर, टोटल संख्या 5। जैब में आप केवल 4 पेपर देते थे। साथ साथ में पेपर का लेवल भी अच्छा है, न्यूमेरिकल्स काफी पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत ज्यादा हैं और जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हाई लेवल के, पेपर का लेवल भी अच्छा होता है। तो हमें जरूरत है एक ऐसे महापैक की जो आपको इस पर्टिकुलर पेपर को एक बार क्लियर कराने में आपकी मदद कर सके, और वो है सीआईबी महापैक, क्योंकि इसके अंतर्गत आपको चारों मेन पेपर और इलेक्टिव पेपर का एक्सेस मिल जाता है एक साथ। 15+ बैचेस जो हमारे प्लेटफॉर्म पर आते हैं अलग अलग ऑब्जेक्टिव के साथ, उन सभी का एक्सेस मिल जाएगा। आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसके बाद फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू लाएंगे हम, फिर एमसीक्यू प्लस केस स्टडी बैच आएगा, फिर कैप्सूल, क्रैश कोर्स, ऐसे नंबर ऑफ बैचेस आते हैं जिनके लिए आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं होगी अगर आप महापैक के साथ जुड़े हुए। ये 3 वैलिडिटीज में उपलब्ध है। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है आपका वो मात्र 3499 का है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 4999 का, 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6999 में उपलब्ध है। साथ साथ में मॉड्यूल वाइज डीपीपी, क्विजेज, मॉक टेस्ट और डाउट सॉल्विंग सेशन, ये सब चीजें आपको यहां पर मिल जाती हैं। और यही कारण है कि ये बैंकर्स जो सीआईबी एग्जाम देने वाले हैं उनकी पहली पसंद मानी जाती है। तो आप सभी साथियों से बोला जाता है यही है कि आप अगर इसके साथ अपने आप को एनरोल कर रहे हैं तो फिर बाकी आपके लिए चीजें, रास्ता बहुत आसान हो जाता है। अब देखिए आप चाहते हैं केवल फोकस करना फाउंडेशन पर, कॉन्सेप्ट पर, थ्योरेटिकल पोर्शन पर, तो आज के लिए आपका फाउंडेशन बैच बेहतर है 2499। हमारी टीम बहुत जबरदस्त है, बहुत ही एक्सपीरियंस टीम है, आप इसके साथ जुड़ सकते हैं। सीआईबी फाउंडेशन 2.0 बैच भी आ चुका है। मान लीजिए देखिए आप जैसे जैसे बैंकिंग करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही हैं, टाइम कम हो रहा है आपके पास। जब टाइम कम है तो ऐसा कई बार होता है कि सारे के सारे पेपर एक बार क्लियर नहीं हो पाते हैं, एक पेपर रह गया, तो उसके लिए आपको फिर से बड़ा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, आप इंडिविजुअल बैचेस के साथ अपने आप को जोड़ सकते हैं मात्र 799 में। ठीक है साथियों, अब एग्जाम से संबंधित कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट, आप बेफिक्र होकर टेलीग्राम चैनल जैब_कैब बाय भास्कर सर के साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो आज के सेशन को मैं यहीं पर एंड करूंगा और आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है सेशन को जरूर शेयर करें, साथियों को सेशन को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात करेंगे आपसे फिर से सेम टाइम पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।